ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते 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 लास्ट क्लास में पहुंच चुके थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ। और पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लोग पोटेंशियल मेथड अप्लाई कर गए थे। बैटरी से कनेक्ट किया करते थे, एक पॉइंट को वी पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल, और उसके बेसिस पर सीरीज़ पैरेलल पहचान रहे थे और फिर हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे, 2 3 4 ही किया होगा शायद लास्ट क्लास में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। 5, किसी ने कहा 5, ठीक है कोई नहीं। और आज क्या होगा, वो जो पोटेंशियल मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था उसका यूज़ करके टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो पढ़ना क्या है हम लोगों को आज के इस क्लास में, वी स्टोन ब्रिज स्कूल में पढ़ चुके होंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन होगा इसके बारे में। ओवरऑल ये है वी स्टोन ब्रिज। लिख तो दिया कि गेहूं अलग है, पत्थर अलग है और पुल अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ गेहूं और पत्थर से कोई लेना देना नहीं। दोनों को एक साथ रखो तो एक फिजिसिस्ट का नाम आता है, ठीक है। लिखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज और पढ़ते हैं वी स्टोन ब्रिज। अब आप इसको व्हीट स्टोन पढ़ भी दीजिए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो सुनने नहीं आ रहे, उनको बुरा नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम में तुम लिखोगे, सामने वाला अपने कंफर्टेबल तरीके से जो पढ़ना है पढ़ ले, ठीक है। निकल नहीं चुके हैं हम लोग सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से अभी। हालांकि जिस चैप्टर में हम लोग थे उसमें आज के क्लास में वहाँ के बाद के टॉपिक्स यदि आप पढ़ते तो आपको ईएमएफ पढ़ना था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ना था, सेल पढ़ना था, सेल्स के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने थे। इतना पढ़ने के बाद वी स्टोन ब्रिज में आना चाहिए था। पहले क्यों उठा रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ही है। तो क्यों ना इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के साथ पढ़ लिया जाए। उसके बाद जब सेल की बात करेंगे, जब बैटरीज की बात करेंगे तो सिर्फ उसकी बात होगी। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। 2 लॉज हैं इसके। तो अच्छी बात है कि स्कूल में थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ चुके हैं आप, तो एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कितना और कैसे पढ़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यह होता क्या है, वी स्टोन ब्रिज हम लोग बोलते किसको है वो सुनो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख तो रहा हूं 4, लेकिन क्या पता जब आप इसकी थ्योरी को अभी डिस्कस करेंगे, जब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे तो आपको 4 नहीं 5 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़े, 4 या 5 नहीं 6 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़े, ये पॉसिबल है। तो फिलहाल फिलवक्त दीजिएगा ध्यान कि हम लोग उनमें से जो 4 मेन होते उनकी बात कर रहे हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स। अब ये करता क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स जिसके हेल्प से with the help of which we can find the value of an
unknown register in terms of the other. अदर 3, बस इतना ही समझो। ये कॉम्बिनेशन है 4 रजिस्टर्स का। उन 4 रजिस्टर्स को लेकर के कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे हम लोग कि यदि उन चारों में से कोई भी 3 के वैल्यूज़ दिए जा चुके हों तो चौथे रजिस्टर का, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ईजिली पता कर सकते हैं। क्योंकि इसको जब अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल कर के आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है बेटा, वो है मीटर ब्रिज वगैरह, है ना। तो मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह में आपको इसका जिक्र दिखेगा। ये टॉपिक हालांकि पढ़ा जाना चाहिए था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, लेकिन पहले सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ही है। इसमें भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ और पैरेलल में हम लोग देखा करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल जरा इसका चेहरा, जरा इसके शकल को देख लीजिएगा। सुनना, कुछ ऐसा दिखता है ये पहला रजिस्टर, इससे 90 डिग्री पे ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर थोड़ा टेढ़ा बन सकता है और इससे 90 डिग्री पे ये फोर्थ रजिस्टर। ऐसे थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, कोई बात नहीं, फ्री हैंड से बना रहे हैं। यदि आपको लगता है कि टेढ़ा बना है, जब आप अभी नोट करेंगे तो औकात में आ जाएंगे कि थोड़ा टेढ़ा तो आपसे भी हो गया, क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग इसको बना नहीं रहे। अच्छा, सपोज इस रजिस्टर को कहा R1, इस रजिस्टर को कहा R2 ओम, इसे कहा R3, इसे कहा R4। आपकी मर्जी, इसको R1 बोलो, इसको R2 कह दो, इसको R3 बुलाओ और इसको R4, या R1, R2, R3, R4, फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ तक ठीक? अच्छा, इनके अलावे एक 5th रजिस्टर भी होगा। 5th रजिस्टर यहाँ पे ऐसा। देन आपसे कहा जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, इसको जो कहना कह दो, पूरा का पूरा जो सर्किट है इसे आप किसी सेल से कनेक्ट कर दें, किसी बैटरी से कनेक्ट करवा दे, पोटेंशियल अप्लाई करवा दे इसके अक्रॉस। तो ये जो R1, R2, R3 और R4, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद 5वां, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन उस फिजिसिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको प्रपोज किया, जिन्होंने इसको हमारे सामने रखा। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो सुनना। जरा सोचो कि यदि वो जो बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट किया, यदि सचमुच था तो सचमुच, और यदि नकली बैटरी थी तो नकली। यदि फिक्सियस बैटरी लगाया तो फिक्सियस ही सही, इमेजिनरी बैटरी है तो इमेजिनरी ही सही। आयान गौर कीजिएगा आप भी। और आप यदि इससे कुछ करंट निकलवाते हो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव। आज के पूरे क्लास में कई बार आपको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करनी है। एक चीज़ जो पहले से पता है हम सबको, वो ये कि करंट को हम लोग हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ लेकर चलते, कन्वेंशनल करंट को। अब ये करंट आई का सपोज एक टुकड़ा इसमें चला आया, I1 यहाँ आया, अब इसको एक जंक्शन मिला, ये दो राहे पे आ चुका है, I1 इस पे और I2 इस पे। अब ये I1 चलते 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 यहाँ जब पहुँचेगा, इसके पास फिर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अब इसको दो रास्तों पे चलना है, दो रास्तों पे चलना है। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये इसका कुछ हिस्सा इसमें जा सकता है और कुछ हिस्सा इसमें जा सकता है। फिर यहाँ से ये चलता चला गया, यहाँ आया, इतनी देर में ये इधर से चला, यहाँ आया, उतनी देर में ये यहाँ आया, ये दोनों मिलकर यहाँ पे पहुँचेंगे और इस रास्ते फिर चलना शुरू करेंगे।
ये इस तरफ से चलना शुरू करेगा और वापस ये दोनों मिलकर फिर से आई बनकर निकल जाए। ठीक, अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे सुनना। तो ओवरऑल यदि आप करंट को ड्यूटी दे दे इस सर्किट में फ्लो करवाने की सोचे, तो करंट तो अपना नेचुरल चाल चलेगा, जो इसको रास्ते मिलेंगे उस रास्ते पे चलना शुरू कर देगा। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने करंट को यहाँ से भेजा, यहाँ पहुँचा, यहाँ आने के बाद दो रास्तों में बटा, इधर I1 इधर I2, और I1 यहाँ आने के बाद फिर इसके पास दो रास्ते थे। I1 का कुछ हिस्सा यहाँ और कुछ हिस्सा यहाँ चला आया। कितना आया अभी हम लोगों ने यहाँ दिखाया नहीं है। और इसके बाद ये यहाँ पहुँचा, उतनी देर में ये नीचे आ चुका था, ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुका था, मिलकर यहाँ चला आया और वापस आई करंट निकला। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन हम लोग इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कह सकते। A Wheatstone bridge is said to be balanced if there is no current flowing through this resistor. अब ये मत कहना अभी कि क्यों नहीं, बस इतना समझ लो, करंट के लिए यहाँ पे नो एंट्री लगी हुई है। कुछ तरकीब वैसा लगाया होगा, इधर करंट ना आने दो, इधर का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दो। जिस वायर से इसको कनेक्ट किया है वो वायर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का ले लो, इतना कि इसको इधर आने का रास्ता ही ना मिले, मजबूरन इसको ऐसे जाना पड़े, ये अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर जाए। जो समझना है वैसे समझ लो, ठीक है। तो अच्छा, सुनते जाना। मैं इन चीज़ों को पहले यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, निकला ज़रूर। करंट को यहाँ से आना था आया, यहाँ पे आना था आया, यहाँ के बाद करंट का कुछ हिस्सा इधर चला I1 और कुछ हिस्सा इधर चला I2। इन दोनों में करंट जाना चाहिए बच्चों। यहाँ आने के बाद करंट इस तरफ निकल जाए, यही I1 है, यही I1 है, यही I1 इधर निकला और ये I2 इस तरफ, ये I2 इस तरफ, I2 फिर वापस इस तरफ, I2 इस तरफ। और जैसे इस I के दो टुकड़े हुए थे, एक I1 एक I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो यहाँ आकर के जब I1 और I2 फिर मिलते हैं तो वापस I करंट बन करके निकलेगा। एक और कंसेप्ट सीख करके रखना, सिर्फ आज नहीं, कुछ भी पढ़ना, किसी भी बैटरी से जितना करंट आप निकालो, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि उतना ही करंट आप उसको वापस करो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बात आएगी, अभी बात आएगी। तो जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, कैपिटल I, यहाँ आया, इसके बाद इस सर्किट में बिखर गया और वापस फिर जब निकला तो उतना ही करंट बैटरी में वापस आ रहा है। पीयूष, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, हमारे लिए कोई भी थ्योरी अप्लाई करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ज़रूरी है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होना चाहिए। और अभी कहा कि यदि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो आप अभी फ़िलहाल मत पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस्ड तब कहेंगे जब इसके इस वाले बीच वाले जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो डायगोनल के तरह बिहेव कर रहा है, इसमें कोई करंट ना आने पाए। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या होता है।
कहा आपसे a Wheatstone bridge is said to be balanced if there is no current flowing through the, क्या इसको नाम दे दो, through the resistor R inside PQ of the circuit। दुनिया इधर की उधर हो जाए, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, सारी गलती माफ, तब तो कुछ सोचो ही मत। बट यदि आप चाहते हो कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तैयार कर रहे हैं वो बैलेंस्ड रहे, तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ तरकीब लगाना होगा यहाँ पे, ताकि इस PQ के अलॉन्ग जो एक और रजिस्टर है इस पे कोई भी करंट पास ना करे। एक काम करते, फिलहाल इसको I5 भी रहने दो, ये I5 है, ऐसा रहने दो R5 ना, R5 इसको यही रहने दो फिलहाल। तो R5 से होकर कोई करंट पास ना करने पाए। एक और चीज़ है कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे पहचानेंगे कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो बैलेंस्ड है? लेट मी रिपीट, जब जब पढ़ते पढ़ते आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करनी हो तो ध्यान रखना वो बैलेंस्ड रहे, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, या जो फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यदि वो अप्लाई करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड रहना जरूरी। मतलब एक और बात आप जान के रख लीजिए, फिर अभी इनको डिस्कस करेंगे, इनका प्रूफ वगैरह देखेंगे। कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। यदि 4 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन हो जो इस पतंग की तरह दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पतंग की तरह दिखे, बट अभी पतंग की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग बैलेंस्ड कहेंगे। यदि आप इसको चेक करो, R1 को R2 से डिवाइड करना, सपोज इसका कुछ आंसर आ गया, अब R3 को R4 से डिवाइड करो, तब भी वही आंसर आ रहा है। यदि दोनों के आंसर सेम हो जाए तो आप इस बात का फैसला दे सकते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब इसके इस वाले रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ओके अब इस पर बात तो करनी है, लेकिन ये आउटलाइंस है, पहले यहाँ तक को नोट कीजिए और फिर अब इसका पहले प्रूफ देखेंगे विच विल टेक 5 to 10 मिनट्स हार्डली, और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। बोला कि थ्योरी पढ़कर थोड़ी थ्योरी सीखते आप, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करके ही सीख सकते हैं। तो फटाफट इसको कीजिए नोट, फिर चलेंगे आगे। अब आओ इसका प्रूफ देखते हैं। कई बार चूंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम की हम लोग क्लासेस लेकर के बढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन ये इसका जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो 4 लाइन में डेरिवेशन होगा। अब इसके बदले वो 3 मार्क्स क्यों देने जाएंगे? क्या करते हैं, इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटैच कर देंगे और तब कह देंगे आपका क्वेश्चन होगा डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज।
उसके बाद कह देगा establish the condition for a balanced Wheatstone bridge, और उसके बाद कह देगा कि if there are 4 resistors of this much, this much, this much and this much ohm, if the Wheatstone bridge is balanced then find the value of this R3 या R1 R2, जबकि बाकी तीनों आपको दिए रहेंगे। ऐसे कुछ अटैच कर देगा वहाँ पे। तो एक पहले देख लेते हैं थ्योरी, मतलब इसका प्रूफ, फिर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर ये टॉपिक निकलेगा, फिर हम लोग चलेंगे नए टॉपिक में। जैसे जैसे आज की क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आपको सिर्फ थ्योरी को कंजर्व करके तब बढ़ना है आगे। सुनिएगा, चलो मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट, बट ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो ऐसे कह दे कि फाइंड द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है माहिरू, आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज शो दैट या प्रूव दैट R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ऐसा कुछ। ओके, चलिए पहले वही डायग्राम बना लेते हैं जो अभी देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स, 5वां हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुनो जरा, और प्रूफ के लिए कोई नया ट्रिक नहीं, इसको 2 तरीके से प्रूव करते। सुन 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 2 तरीकों से। एक थोड़ा लेंदी जाएगा, इसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना होगा, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाता है। दूसरा, लास्ट क्लास में वो जो न्यूमेरिकल सीख रहे थे हम लोग, पोटेंशियल मेथड, वो कर लो। या फिर तीसरा, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, काम ख़त्म। तो V इक्वल्स टू आई आर से करो, पोटेंशियल मेथड यूज करो, या फिर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तो अभी पढ़ा नहीं, आज ही पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ तो अभी पढ़ा नहीं, वो पढ़ लेंगे तो उससे भी प्रूफ देख लेना। हालांकि काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए इसी को आप लेकर बढ़ो तो आराम रहेगा। सुनना जरा, ये रहा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होगा, वो आप देख लीजिएगा। क्या ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तरकीब लगाते हैं ना ऐसे, इसके ठीक सामने एक पॉइंट और, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, क्या ठीक है तकरीबन? अभी भी टेढ़ा ये वाला ना, ठीक है, यहाँ रख लें और लेफ्ट, चलो बढ़िया। छोटा बन रहा है ये कैसे हो गया? थोड़ा और होता ना, हाँ ठीक है, लेकिन चलो ना, चलो। अब इस बार भी यदि टेढ़ा हुआ है तो हम लोग इसका ऐसे स्टाइल लगा देंगे, ठीक है। चलो गौर से देखिएगा, बैटरी यदि दिखा रहा हूं तो नकली है, फिक्सियस है, ठीक है। और यदि सर्किट में पहले से दे दे इतने वोल्ट की बैटरी है तो लिया करेंगे न्यूमेरिकल के समय, ठीक।
V वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लेट का पोटेंशियल V, इस प्लेट का पोटेंशियल 0। तो यदि इसका पोटेंशियल V है तो रास्ते में कुछ नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यदि इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है, ये V है 0, तो ये 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। अब करना गौर कि यहाँ तो V था, बट यदि यहाँ से ऊपर जाते तो बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर V नहीं ले सकते। लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग, यदि यहाँ V है तो बीच में एक रजिस्टर है, यहाँ पर हम लोग V नहीं ले सकते। 0 है तो बीच में रजिस्टर लगा है, इसलिए 0 नहीं ले सकते, इसको भी 0 नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं X और इसको कह देते हैं क्या? Y। कोई ऐतराज? अच्छा, एक और बात, जैसे आज की क्लास में बात होते होते एक बात फिक्स किया कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकालेंगे। दूसरी बात, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट आप निकालना कॉन्सेप्ट वाइज, सर्किट में घुमा फिरा कर वो सारा करंट वापस आप नेगेटिव टर्मिनल से लौटा देना। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो पहले भी डिस्कस करें, जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझना। यदि इस जगह का पोटेंशियल V है, इसका 0 है, तो ये क्या है? हायर पोटेंशियल पे है। ये क्या है? सॉरी, फिलहाल अभी X बोला है। ये क्या होना चाहिए? लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। यहाँ से यदि इधर आ रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ऐसी कहानी। यदि यहाँ से इधर जाना है तो हायर, ये लोअर, यहाँ से यहाँ जाना है तो हायर लोअर, ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि इस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा, इस एंड का पोटेंशियल कम, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। आप गौर करो बेटा, बैठे बैठे गुम नहीं हो जाओ। कोई बात नहीं, यही बैठी हुई दोस्त आपकी। हाँ देखो अपराजिता, इसको चलो ध्यान दो। यदि इसको हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लोअर पोटेंशियल पे। तो अब करंट किधर से किधर? इधर से इधर। लेकिन यदि हम लोग चाहते हैं इसमें कोई करंट पास ही ना हो, तो ना तो किसी को हायर पे रखना, ना तो किसी को लोअर पे रखना। यदि दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाए तो फिर इस वायर में करंट पास हो ही नहीं सकता, ना तो इधर से इधर, ना तो इधर से इधर। अब आपने क्या कहा? अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड if there is no current flowing through the R5। यदि हम लोग चाहते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड रहे तो इसमें करंट पास नहीं होना चाहिए था। थोड़ी देर पहले आपको मैं कह रहा था कि ये मत पूछो कि क्यों नहीं करंट पास हो रहा, अभी थोड़ा सा एक जिक्र उसका हम लोग करते जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ नहीं हो रहा क्या? हुआ। इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम कर दीजिए। जरा भी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ का, उतना ही पोटेंशियल यदि आप यहाँ ले लें तो करंट ना तो नीचे से ऊपर फ्लो करेगा, ना तो ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसमें से होकर कोई करंट पास नहीं करेगा, ज़ीरो करंट हो गया। इसको क्या कहा? R1, इसको क्या कहा? R2, इसे कहा है R3, इसे कहा है R4। तो शुरू करें? चलो, करंट यहाँ से निकालो बच्चों, कैपिटल I या स्मॉल I, आप जैसा चाहते हैं। यहाँ से इधर चला गया कितना? I1, और यहाँ से इस तरफ भेज दो कितना हम लोग? I2। यहाँ तो कोई करंट जाना है नहीं, यही I1 यहाँ से इधर चला आएगा, यहाँ से फिर इसको इधर भेजो, यही I1 यहाँ भी आ जाएगा।
अब एक और चीज़ पहचानो, इसके पहले, हाँ को कुछ कह रहा था क्या, I2 होगा, सॉरी ये I2 था तो I2 होगा। अब पहचानो एक और चीज़ कि इसके पहले पता नहीं चल रहा था कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, लेकिन जब यहाँ से करंट पास ही नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो इस बीच वाले रजिस्टर को ही गायब कर सकते हैं यहाँ से। अब आप अच्छे से देखिए, R1 और R3 से सेम करंट पास हो रहा है, दैट इज I1, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। अब R2 और R4 से सेम करंट पास हो रहा है और वो क्या है, I2, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, सीरीज में। यदि इनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप इसका चेहरा बदल कर एक नया डायग्राम ऐसा बना दो, एक नया डायग्राम बना दो इस तरह से। ऐसे इन दोनों को दिखाया, ये R1 और R2 है, नीचे R3, और ये नीचे हो गया क्या, R3 और R4, R2, और ये दोनों कनेक्टेड है। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में। इनका सीरीज करके फिर इनको पैरेलल कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग पहचान पाते हैं वो रजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में है, और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल थोड़ी सी बात और, वो काम तो करना ही नहीं था हम लोगों को। चलो बढ़िया। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है? बहुत पुरानी कहानी है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप इस फॉर्मूले को बच्चों 4 बार अप्लाई करो, 4 टाइम्स। ठहरना जरा, इसको पॉइंट A कहा, इसको B कहा, इसको C और इसको D। चलो एक बार हम लोग इस वाले फॉर्मूले को AB के लिए अप्लाई करो, तो बताना यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V है, माइनस यहाँ का पोटेंशियल क्या है, X है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर में वो जो V होता है वो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ का V, यहाँ का X, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, V माइनस एक्स। सवाल गोज टू नौशीन, V माइनस एक्स क्यों, X माइनस V क्यों नहीं? ऑलवेज, है ना, सही कहा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो कर रहा होता है। तो यदि करंट इधर से इधर जा रहा, मतलब V हायर पोटेंशियल है और X हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, इससे होकर करंट कितना पास कर रहा, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। इक्वेशन नंबर 1 आपने ये फॉर्मूला AB के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा करो, अब यही चीज BC के लिए अप्लाई करो। कौन होगा हायर पोटेंशियल पे, X या 0? X। कैसे पता चला, करंट X से चलकर कहाँ जा रहा, 0 की तरफ, और करंट की आदत है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। लेट मी रिपीट, आज आपने अभी तक सीखा, यदि किसी बैटरी से करंट निकलवाना हो तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलकर सर्किट से घूमते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करती है। जितना करंट बैटरी से निकालो उतना ही करंट घुमा फिराकर वापस उसमें लेते चले आओ। ये दो चीज़। एक और बात क्या दिमाग में आपको रखनी होगी कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, BC के लिए क्या करना पड़ेगा, X माइनस 0, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इसमें कितना है, फिर से I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। इक्वेशन नंबर 2। चलो अब यही चीज़ AB के लिए अप्लाई करो। हायर पोटेंशियल पे कौन, V,
और लोअर पे ये पॉइंट है x, तो v माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, I2R2, इक्वेशन 3। और इसकी बात करो तो x माइनस 0 इक्वल्स टू I2R4, इक्वेशन 4। ठीक है, चलिए। कहा किरचॉफ्स लॉ से काफ़ी लेंदी बनता है ये, दो दो लूप्स लेने पड़ते हैं, इक्वेशंस बनाने होते, तब ये रिजल्ट आएगा। आप v इक्वल्स टू आई आर अप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, पोटेंशियल मेथड यूज़ हो रहा है, जो भी है। अब ऐसा करो, इक्वेशन 1 के LHS में भी v माइनस एक्स और इक्वेशन 3 के LHS में भी v माइनस एक्स। ना तो हमें v चाहिए हमारे फॉर्मूले में, ना तो x चाहिए, ना तो I1 चाहिए और ना तो I2 चाहिए, वो सब कुछ चाहिए ही नहीं, उन सब को यहाँ से गायब करवा देना है। तो एक तरीका यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यदि आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 से, तब क्या होगा, LHS v माइनस एक्स, इक्वेशन 3 का LHS भी v माइनस एक्स, इक्वेशन 1 का RHS I1 R1 और इक्वेशन 3 का RHS कितना, I2 R2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल्ड, इसका मतलब I1 R1 अपॉन I2 R2, इसका वैल्यू कितना आ गया है, 1। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अच्छा। अब ये देखो, इसका भी LHS x, इक्वेशन 2 का, और इक्वेशन 4 का भी LHS क्या है, x। अगेन क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 4 के साथ, तो इक्वेशन 2 का LHS x माइनस 0 मतलब x, इक्वेशन 4 का भी LHS x माइनस 0 मतलब x, और ये रहा I1 R3 और ये रहा हमारा I2 R4। फिर कैंसिल हुआ, मतलब I1 R3 अपॉन I2 R4, ये भी कितना हो गया, इसको इक्वेशन कौन सा बोल दिया, बी। ठीक ठीक, बढ़िया। क्या करते हैं अब हम लोग, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी दोनों को इक्वेट करो, इसका भी RHS 1 और इसका भी RHS 1। तो जब दोनों इक्वेशंस ए और बी के RHS इक्वल है तो दोनों के LHS भी तो इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करो कि I1 R1 अपॉन I2 R2 इक्वल्स टू, ये क्या होगा, I1 R3 अपॉन I2 R4। I1 से I1 कैंसिल्ड, I2 से I2 कैंसिल्ड, हमें मिला R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। यही प्रूव करना था, या कह दीजिए यही है कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब आप यहां से करंट जीरो करवा पाए, यहां से करंट जीरो करवा पाए तब ये हुआ। दोनों का पोटेंशियल सेम करवाया तब हुआ, तभी तो करंट पास होना बंद हुआ। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, कर लीजिए नोट इसको, और हम लोग इस पर देखेंगे अब, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बाद तो जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे तो उस वक्त फिर इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। सुभाष, सेजल, चले, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनका नोट हो चुका है? यस सर। ठीक है, yes. ओके।
अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखना, आपसे कुछ ऐसी बात कही जा रही, ध्यान से देखिएगा। एक रजिस्टर यूं है और एक ऐसे, दो। तीसरा रजिस्टर ये रहा। चूंकि हमें 5 रजिस्टर्स लेने हैं तो ट्रायंगल के शेप में यहाँ पर 3 रजिस्टर दिखाया, ऊपर वाले रजिस्टर को हटाना होगा। जैसे हम लोगों को यहाँ कर रहा है वैसे चलना होगा। 5 रजिस्टर्स चाहिए, तो क्या कर दीजिए आप इसको, इस यहाँ पे 2 रजिस्टर्स ले लो इतने डिस्टेंस पे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक रजिस्टर इस बीच में ऐसे। यहाँ से आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी है हमारी 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी। ये सपोज करो 5 ओम, ये सपोज करो 10 ओम, ये सपोज करो 20 ओम, और ये हमें नहीं पता। और यहाँ पर एक 2 ओम का रजिस्टर और है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा वो क्या है, 0। बात को समझिए। अभी जब थ्योरी में देख रहे थे तो काइट के शेप का डायग्राम था, यहाँ काइट के शेप का नहीं है तो भी क्या, आप ये देखिए, यदि ये R1 है तो ये R2, ये R3, ये R4 ऐसा ले सकते हैं। और ये बैलेंस्ड है, इस बात को तो क्वेश्चन खुद बता रहा है, इससे करंट को 0 पास करवा करके। तो आपसे कह रहा है कि इन चारों में से R1, R2, R3, R4 में से हमें ये तीनों पता है, ये चौथा नहीं पता है, तो आपको बताना है ये X कितने ओम का है। खुद कर पाएंगे हम लोग? करने को काम ही क्या है, पहले ट्राई कर लो फिर देखते हैं। पहले कर लीजिए ट्राई। ठीक है, और किनका सॉल्व हो चुका है? ठीक है, चलो क्या ही करना था इसमें, कुछ भी नहीं। फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या जानते हैं हम लोग, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। R1 क्या है नहीं पता, यही तो पता करना है। R2 क्या है 20, R3 क्या है 5, और R4 क्या है 10। तो आप यहाँ से 5 2 10 कर सकते हैं। तो x/20 इक्वल्स टू 1/2। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिक, सॉरी x था ना, कैपिटल X, तो x इक्वल्स टू क्या चला आएगा, 10 आएगा, 10। ये क्वेश्चन ठीक है, ये बेसिक कर लीजिए नोट। इस पर और भी क्वेश्चंस आएंगे कि इक्विवेलेंट है, बैलेंस्ड है, तो बताओ एक एक्स्ट्रा कितने ओम का रजिस्टर इसमें लगाया जाए, है ना, कि फिर भी बैलेंस्ड रहे। वो करेंगे बात, लेकिन अभी ज़रा इसके बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बात की बात बाद में करते हैं। तो इसको आपने कैसे बैलेंस्ड एक्सेप्ट किया, जब ये I 0 कहा है तो। यदि I 0 नहीं कहा होता तो फिर हम लोगों को पहले चेक करना पड़ता, किसी तरह से इसको 0 बताना पड़ता, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना ये तो लगा ही नहीं सकते ना हम लोग। अच्छा ठीक है, क्या आप सबका सॉल्व हो गया जो बच्चे ऑनलाइन है?
प्लीज आवाज दीजिए। Yes, sir. ठीक है। ए क्वेश्चन, फाइंड द equivalent resistance between the points A and B। और एक सर्किट आपको इसी तरह दिया जा रहा है, जिस शक्ल में थ्योरी में पढ़ रहे थे हम लोग। ऐसा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी और डी है, तो क्या कर लेगा ऐसा हो करके, ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टर और है, ये रहा 2 ओम, ये रहा 4 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 2 ओम, और इसको कुछ भी बोल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 3 ओम। और सिर्फ एक, कुछ नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट, पिछली बार क्या था, R1, R2, R3, R4 में कोई एक रजिस्टर का वैल्यू गायब था, कह रहा था कि वो जो गायब है उसका वैल्यू बताओ। इस बार क्या, चारों का वैल्यू दे चुका है, और आपसे कहता है कि इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच वो बताओ। तो सबसे बड़ी बात सीरीज पैरेलल पहचानना, बैलेंस्ड है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे चेक करेंगे जरा सुनो तो, थोड़ा ठहर जाइए प्लीज। यदि इसको R1 कहा होता, यदि ये R2 होता, यदि इसको R3 कहते और इसको हम लोग कह देते R4, तो हम लोग ऐसा चेक करते पहले, बैलेंस है। R1 बाई R2 क्या आ रहा हमारा, 2 बाई 1 मतलब 2। R3 बाई R4 ये कितना आ रहा है, 4 बाई 2, तब भी कितना आ जाएगा 2। तो R1 बाई R2 भी 2 आया है, R3 बाई R4 भी 2 आया है। तो सिंस R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, देयरफॉर पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड। रुक जाना बच्चों, रुक जाना। बैलेंस्ड ब्रिज होने का मतलब है कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले रजिस्टर को गायब कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो गया तो समझो आप इसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर R5 जो कि 3 ओम था कैन बी नेग्लेक्टेड। सो द न्यू सर्किट कैसा दिखेगा, ये रहा R1 2 ओम का, फिर ये रहा R3 4 ओम का, नीचे ये रहा 1 ओम, और फिर ये रहा कितना, 2 ओम, और ये कौन से पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच सीरीज है। 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम, और नीचे 2 और 1 3 ओम। सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना। और आपको अब तक याद हो चुका होगा कि 6 ओम और 3 ओम यदि पैरेलल हो तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है, 2 ओम। या तो निकाल के चेक कर लो, याद है तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा। जब कभी 3 ओम और 6 ओम पैरेलल हो तो उनका इक्विवेलेंट हमेशा 2 ओम आता है। ये याद रख लो तो बड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अक्सर 6 ओम और 3 ओम वाला चक्कर मिला करेगा हम लोगों को। ठीक है, किसी ने कैलकुलेट भी किया इसको, वही आया।
कर तो होता क्या, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 18/9 कितना आ गया, 2 ओम। क्या आप सबका ये आंसर आया बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। चलो चलिए रुक जाइए, ये जाना पहचाना क्वेश्चन, वन ओम, 5 ओम, 4 ओम, ठीक है। इसके बाद एक यहां लगाया है 2 ओम, एक ये रहा 2 ओम, और यहां पे एक बैटरी है बच्चों 4 वोल्ट की, इसको आप पॉइंट ए कह दो और इसको पॉइंट बी कह दो, ऐसा। तो इस बार पूछा क्या, R1, R2, R3, R4, R5 जो भी है वो सब गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलो सबसे पहला काम होगा कि आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के शक्ल में बदलो, आप इसको बर्फी स्टाइल में, आप इसको पतंग की तरह बनाओ, और कौन सा कहाँ रहेगा वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, पोटेंशियल मेथड। इसको v ले लो, इसको 0 ले लो, और उसके बाद वो जो अरेंज कर रहे थे ना लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल बनाते समय, ऐसा कुछ करना है। डू इट, ट्राई कीजिए। प्लीज़ करो ट्राई, पहले आप पोटेंशियल मेथड अप्लाई करो, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्लास में न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर रहे थे, सेम वही काम करना है। उस दिन भी तो यही कर रहे थे ना हम लोग, डायग्राम को बिल्कुल चेंज कर दे रहे थे जिससे सीरीज पैरेलल पता चलने लग रहा था, वही करना है। करो ट्राई, फिर देख। निखिल कर पाएंगे ट्राई इसको? निखिल ठीक है, मैसेज किया है आपने। सुभाष, माहिरू, अनु, सेजल, जिया, ट्राई तो कर सकते हैं, वो तो नहीं पता, अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही है। प्रियंका 2 ही आंसर है, प्रोसेस चेक करना बाकी है। इसका आंसर 2 ही दिया हुआ है, मतलब 2 एम्पियर दे रहा है। ठीक है।
कृति देखें मिलकर। चलो, जिनसे हो पा रहा कीप ट्राइंग, जो कुछ ट्राई करके फिर रुके हुए हैं वो मेरे साथ आ जाओ, बाकी बात देखते हैं। लास्ट क्लास में बिल्कुल ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखा करते थे। फिलहाल सुनना बच्चों, गौर करना प्लीज़। यदि ये बैटरी 4 वोल्ट की है तो सपोज करो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका वोल्टेज 4 यूनिट और नेगेटिव टर्मिनल का कितना, 0। ध्यान ध्यान, ये 4 है, रास्ते में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं जुड़ा, कोई रजिस्टर नहीं, कोई ट्रांजिस्टर, कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल। 0 होने की वजह से कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। बस समझो पिछले क्लास का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, ऐसे समझ लो। लास्ट क्लास में भी यही कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे 4 है, इस जगह भी 4 ही होगा। यहाँ पे 0 है, इस जगह भी 0 होगा। लेकिन यदि हम लोग इस रास्ते जाएं तो बीच में एक रजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल कुछ और लेना पड़ेगा। इस रास्ते जाओ तो बीच में फिर एक रजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल कुछ और लेना पड़ेगा। यदि इस तरफ से चल के आओ तो भी यहाँ पोटेंशियल कुछ और इस तरफ से चल के आओ तो भी यहाँ पोटेंशियल कुछ और। जब नहीं पता होता था तो हम लोग पोटेंशियल को एक्स वाई माना करते थे, ठीक है। यदि आप पिछला क्लास मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट थे तो फिर आप पहचान जाएंगे, यही तो काम कर रहे थे। इसी वजह से तो इसको यहाँ पढ़ाया, वरना इसको यहाँ पढ़ाना ही नहीं था मुझे। अपनी मर्जी से इस पॉइंट का पोटेंशियल x ले लिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल y, ठीक है। चलो अब गौर करना, इसका डायग्राम चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। प्रियंका ऐसे ही किया था आपने, क्या बात है, मुबारक हो। अच्छा सुनो आगे, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने 4 वोल्ट पोटेंशियल को, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने 0 वोल्ट पोटेंशियल को, ऊपर कहीं पे ले लिया है x वोल्ट का पोटेंशियल और नीचे कहीं ले लिया है y वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो बताना ये 1 ओम किसके किसके बीच है बेटा, 4 और x के बीच। तो ये रहा 4, ये रहा x, यहाँ पे लगा दिया 1 ओम का रजिस्टर, ये हो गया 1 ओम। शायद इसे R1 कहेंगे थोड़ी देर में। चलिए आगे सुनना, ये 2 ओम किसके किसके बीच है, 4 और y के बीच। ये रहा 4, ये रहा y, इनके बीच हम लोगों ने लगा दिया 2 ओम। चलो इसको R2 कह देते हैं, दोनों की बात हो गई। ये 2 ओम किसके किसके बीच है, x और 0 के बीच 2 ओम। तो ये रहा x, ये रहा 0, इसके बीच हम लोग ये 2 ओम लगा देते हैं। R3 इक्वल्स टू 2 ओम। और कौन बच गया, 4 ओम। y और 0 के बीच, ये रहा y वोल्ट, ये रहा 0, यहाँ पे लगा दिया क्या हम लोगों ने, R4 इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये 5 ओम कहाँ पे है, x और y के बीच। ये रहा x और y के बीच R5 जो कि 5 ओम। इतना मत भी लिखो क्योंकि ये तो पल दो पल के लिए है, 5 ओम। यहाँ तक कितने बच्चों का मैच कर गया था, चलिए इतने सारे बच्चों का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आंसर भी आ गया होगा, बहुत अच्छा। आप में से जिनका आया हो टेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा अब यहीं पे है, यही तो है हमारा पॉइंट ए, यही तो है पॉइंट बी। बात आती है क्या हम लोग 5 ओम के रजिस्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि जब R1 बाई R2 करोगे तो भी कितना आएगा, 1/2। जब R3 बाई R4 करोगे
तो भी 2/4 कैंसिल होकर 1/2। तो सिंस R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, देयरफॉर द गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड ब्रिज में इस मिडिल वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं होता, यहाँ से करंट ही नहीं पास करेगा, तो सीरीज पैरेलल के झमेले से बाहर, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, जन्म मरण के मतलब जो चक्कर है उससे फ्री है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं कि सिंस R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, दोनों सेम आया है ना, 1/2, देयरफॉर द गिवन bridge is balanced and so the 5 ohm resistor can be removed, can be neglected। तो नया सर्किट कैसा होगा जरा उसकी बात कीजिए। नया सर्किट सिर्फ ऐसा होगा कि ये रहा पॉइंट ए, इसके ऊपर ये 1 ओम और ये 3 ओम, ठीक है छवि। इसके नीचे ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये फिर 2 ओम और ये 4 ओम। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये आपस में सीरीज में है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3 ओम, और यहाँ पर 4 और 2 हो जाएंगे क्या, 6 ओम। तो इनको हटा करके एक 3 ओम लगा दो और इनको हटाकर एक 6 ओम लगा दो। यहाँ पे 3 ओम और नीचे 6 ओम, और 3 ओम और 6 ओम यदि पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कितना, 2 ओम। इसके पहले भी देखा और कहा कि इसको याद रखना, फायदे में रहोगे। तो इनका इक्विवेलेंट हो गया हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम आ गया। आपको तो I चाहिए था ना, कैलकुलेट द करेंट, तो लगा दो V इक्वल्स टू IR, जिसमें R कौन सा लेंगे, R इक्विवेलेंट। सब बहुत खुश हो गए। नाउ V इक्वल्स टू R I इंटू R इक्विवेलेंट, कितना करंट ड्रॉ होगा बैटरी से, V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना था, 4 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आया है, 2 ओम, मतलब 2 एम्पियर। मुझे ऐसा उम्मीद क्यों हो रहा कि प्रियंका इस वाले 2 की बात कर रही थी। वेरी गुड, चलो इसका मतलब इनकम्प्लीट था, ठीक है। बस ये कर लीजिए, करंट निकालना था हम लोगों को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था, क्वेश्चन कैसे क्या बता रहा था। कुछ ऐसा, पाँच तक तो ठीक था, इसमें इन्होंने है ना 6 रजिस्टर्स डाल रखे, आर आर आर, ये तो ट्रिपल आर है, आप समझ गए, नाचो नाचो वाला बस। और ये रहे दोनों पॉइंट्स बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, बस इतना ही क्वेश्चन है।
यही क्वेश्चन है। यही है क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। और फिर से सुन लो प्लीज, कैसे पहचानो कि किसी क्वेश्चन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से बनाना। या तो 5 रेजिस्टर्स दिखने चाहिए या फिर 6। और एक और पहचान, लाख कोशिश कर लो सीरीज पैरेलल पता ना चले। या तो 5 या तो 6, 7 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। जब भी हो तो 5 या 6 और सीरीज पैरेलल ना दिखे तो आप उसको समझ जाना कि ये पॉसिबल है कि ये बनेगा कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में कन्वर्ट करके। बस अब ज़्यादा कुछ क्या बोल दें, हिंट के लिए सिर्फ इतना, किसी एक को V वोल्ट, किसी एक को 0 वोल्ट। अब आप देखो इसके आगे फिलहाल कोई हिंट नहीं है, बस अभी इतना ही। क्या करें, मिलके सॉल्व करें। अच्छा, एटलीस्ट यदि आप में से किसी ने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है तो पोटेंशियल मैच कर लो, डायग्राम तक देख लो। ठीक है, सुनना जरा, क्वेश्चन तो यही है, सबके सब R ओम है। यदि A का पोटेंशियल V है, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, V। यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, V, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। यदि ये 0 है तो यहाँ पे भी 0, बीच में कुछ नहीं। यहाँ पे भी आपने 0 लिखा होगा, बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर भी लिखा होगा क्या, 0। क्या ऐतराज कोई? अच्छा, अब इस तरफ चलते हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर हम लोग V नहीं लिख सकते। यहाँ देखते कुछ ना कुछ कनेक्टेड है तो यहाँ हम लोग फिर V नहीं लिख सकते। तो ऐसा करो, ऐसा करो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को, ये देखो ये पॉइंट भी कुछ और होगा, इसको x माना, इस पॉइंट को y माना, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या लेना होगा, y। क्या ये मैच कर गया हमारा? कितने बच्चों का? ओके, तकरीबन सब लोगों का। ठीक है, ठीक है, आगे सुनो। अब आपको करना ही क्या है, इसको पतंग बनाना है। पतंग बनाना है, इतना ही तो है। चलिए पतंग जैसा शेप देते हैं इसको हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए जरा, ये लिख दिया हम लोगों ने पॉइंट ए, ये लिख दिया पॉइंट बी। एक्स और वाई आपकी मर्जी, ऊपर एक्स नीचे वाई, नीचे एक्स ऊपर वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको एक्स वाई लिखेंगे तो ठीक लगेगा। बताना, बताओ जरा, ये आर कहाँ पे जुड़ा है बेटा, V और 0 के बीच। यहीं पे तो V था और यही तो हमारा 0 था, चेक कर लो। ठीक है, V और 0 के बीच ये R, तो ये V और ये 0। चलो, कोई तकलीफ? जो आता है आने दीजिएगा, जो भी होगा वो आपके काम का ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। ये कहाँ पे है, x और 0 के बीच। ये रहा x, ये रहा x, ये रहा 0, ये वाला r। ये r कहाँ है, y और 0 के बीच। ये रहा y, ये रहा 0, यहाँ पर एक r ओम लगा दो आप। ये वाला r कहाँ है, x और y के बीच। ये x है, ये y है, लगा दीजिए। ठीक है,
ये वाला आर कहाँ है? ए वी और वाई के बीच। ये रहा वी, ये रहा वाई, इसको लगा दो। चलो, और कोई बचा क्या? ये वी और एक्स, ये वी है, ये एक्स है। अब हमारे रास्ते का रोड़ा कौन है कि हम लोगों को तो 5 चाहिए था, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो, आप इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करते समय बदलाव कर दीजिए। क्या बदलाव करो? ये कनेक्टेड तो है नहीं, इसको ऊपर से पास करवा दो। इस आर ओम को, ये कर्व दिखाने का मतलब क्या, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, इसके ऊपर से गुजर गया। ठीक है, चलिए ये भी क्या हो गया हमारा आर ओ। बैटरी का तो कोई जिक्र है नहीं, और हम लोग को तो सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो सिंस R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड होते ही एक ये वाला मर गया। सुनो सुनो सुनो, सिंस R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, R1 भी R है, R2 भी R है, कैंसिल होकर 1, R3 भी R है, R4 भी R है, कैंसिल होकर 1। इसका मतलब ये जो ब्रिज है, द ब्रिज इज कैसा? बैलेंस्ड। ठीक है, ये भी R है। Therefore, we can neglect the resistance R in between CD। चलो, इसको C बोला, इसको D बोला, ये वाला ये खत्म हो गया। अब आपके पास कितने रजिस्टर्स बचे हैं वो देखिएगा। कुछ बच्चों के पेन्स चल रहे हैं, थोड़ा खुद को संभालो, कंट्रोल करो। वापस इसका नया सर्किट, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। ए और बी के बीच ये वाला रजिस्टर पहले दिखा दो आप, आर ओम। ए और बी के बीच अब आप इन दोनों को दिखा सकते हैं, कैसे? ऐसे। ये वाला आर, ये वाला आर। फिर ए और बी के बीच इसे और इसे दिखा सकते हैं, ये दोनों आर। अब ये आपस में सीरीज है आर आर टू आर, ये दोनों सीरीज है आर आर टू आर। उसके बाद 2R और R और 2R, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, यहाँ तक नोट कर लीजिए और निकालो इक्विवेलेंट, देखो क्या आता है। R/2। अच्छा ठीक है, इसका आंसर R/2। R/2 आया है, ठीक है। मिलके कैलकुलेट कर ले क्या? टू आर, ये वाला R, ये वाला 2R आपस में कनेक्टेड है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। Therefore 1/R equivalent equals to 1/2R plus 1/R plus 1/2R। LCM ले लो, 2R, 1 plus 2 plus 1, 4/2R, है ना? अच्छा, 1/R equivalent equals to 2/R। Therefore R equivalent हो गया हमारा R/2। यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए
पहले इसको नोट करो और मैं यहाँ पर इस हिस्से को यहीं रोकूंगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन अब शुरू करेंगे। पहले